सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके सामने दो विषय लेके आया हूं। विषय तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर आधारित है, दोनों विषय ही। एक विषय ऐसा है जिसमें तुरंत कार्रवाई हुई और 9 कार्य दिवसों में उस पर फाइनल निर्णय आ गया। ये कुत्तों पर आधारित केस है, सभी लोग जानते हैं, जिसकी आजकल खूब चर्चा है। दूसरा केस हमारे उन वरिष्ठ बैंकर्स का है जो पिछले 30 साल से अपनी पेंशन अपडेशन के लिए लड़ रहे हैं और कोर्ट में भी जो पिछले 9 साल से पेंडिंग है। कंपेयर कीजिए, एक 9 दिन में निर्णय और एक 9 साल से पेंडिंग। जरूरत है उसको कुछ ना कुछ उसके बारे में बात की जाए, इसलिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। ये जो केस 2 वर्किंग डेज में जिसका निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये कुत्तों पर आधारित केस है। पिछले कुछ समय से ये समस्या चल रही थी कि लोकल कॉलोनी 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई शुरू की। 11 अगस्त 2025 को 2 जजों की बेंच ने इस मुद्दे पर कार्रवाई शुरू की। आर्गुमेंट हुई, निर्णय हुआ और शाम तक डिसीजन भी आ गया कि इन सभी आवारा कुत्तों को जो कि सड़कों पर या कॉलोनियों में घूमते हैं, उन्हें तुरंत पकड़कर डॉग शेल्टर्स में डाला जाए और वहां पर उनकी जो भी रख रखाव कर सकते हैं वो किया जाए। डिसीजन बहुत व्यापक था। कुत्ते प्रेमी इससे बहुत नाराज हुए। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए अगले दिन दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक बहुत बड़ा मार्च निकालने का निर्णय लिया और सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। दिल्ली का कनॉट प्लेस ही क्यों? क्योंकि ये रूह है, इंडिया की रूह है कनॉट प्लेस। यहां पे आपको सोशल मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, अखबारों के सभी जर्नलिस्ट वहां पे आपको घूमते मिल जाएंगे। तो इससे बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकती जहां तुरंत आपकी किसी बात को सुना जाए और फटाफट उसमें मीडिया में आ जाए। तो कुत्ते प्रेमियों ने ये तरीका निकाला जिससे कि उनकी आवाज को सुना जाए, और सुना भी गया। उन्होंने प्रोटेस्ट चालू किए, मीडिया में उसकी सुर्खियां बनी, सोशल मीडिया में सभी के जो 2 जजों की बेंच का निर्णय था उस पर तरह तरह की बातें की गई। बहुत हंगामा हुआ, जबकि कनॉट प्लेस में उस प्रोटेस्ट के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई थी। उसके बावजूद भी सब कुछ हुआ। खैर, इसका असर हुआ। 2 दिन बाद ही 11 जुलाई को 2 जजों की बेंच का निर्णय आया था। 13 जुलाई को एक याचिका पर निर्णय लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई पर एक बड़ी बेंच का गठन किया, 3 जजों की बेंच का। 14 जुलाई को, मतलब 11 को पहला निर्णय 2 जजों की बेंच का, 13 को याचिका शामिल हुई, 14 को 3 जजों की बेंच ने इस पर कार्रवाई की, निर्णय लिया। 22 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट की इन 3 जजों की बेंच ने अपना आदेश सुनाया
और इस आदेश के अनुसार कुत्तों को नसबंदी करके उन्हें उन्हीं इलाकों में छोड़ दिया जाए जहां से उनको पकड़ा गया था। दूसरा, खूंखार और रेबिस वाले कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा और उन्हें डॉग शेल्टर में ही रखा जाएगा। तीसरा निर्णय, पब्लिक प्लेस में और सड़कों पर कुत्तों को खाना नहीं दिया जाएगा। उनके लिए एक अलग से तयशुदा जगह होगी जिसे फीडिंग सेंटर कहेंगे। वहां पर उनके लिए जिसे भी खाना खिलाना हो वो वहां जाके उसे खिलाएगा। और भी निर्णय थे पर मुख्य बिंदु इन्हीं पर था। तो निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, लोगों ने इसके पक्ष में विपक्ष में अपनी बातें कही। तो विपक्ष और पक्ष दोनों ही कुछ निर्णयों पर अभी भी शंका में हैं कि क्या नसबंदी के बाद कुत्ते काटना बंद कर देंगे। रेबीज वाले कुत्ते और दूसरे कुत्तों की पहचान कैसे होगी, कौन करेगा, कौन उनकी टैगिंग करेगा, कैसे उसका फैसला होगा। लोकल जो उसका फीडिंग पॉइंट बनाया जाएगा वो कहां बना जाएगा, क्या इतनी जगह उपलब्ध होगी, क्या इतने कुत्तों को कंट्रोल किया जा सकता है और कौन सी एजेंसी इन कुत्तों को कंट्रोल करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो लोकल निकायों को इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और मुझे उम्मीद है कि इस निर्णय के बाद थोड़ी नाराजगी और थोड़ी समस्या रहेगी, लेकिन हमें सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और कुछ कमी रहती है तो बाद में उस पर संज्ञान लिया जा सकता है। तो मेरा इन कुत्तों प्रेमियों और कुत्ते विरोधियों से यही अनुरोध है कि आपस में अपना भाईचारा ना खोएं, क्योंकि हम सबको तो साथ ही रहना है, मिलके रहना है। तो इस निर्णय को आप स्वागत योग्य समझें और उसमें जो भी मदद अपनी तरफ से कर सकते हैं वो करें। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ कुत्तों की तरफ ध्यान देना नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि अगर एक समस्या का समाधान हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिसके पास इतना काम है, इतने केसेस है पेंडिंग में, और उसे प्रायोरिटी पे लेके सिर्फ 9 वर्किंग डेज में, 9 कार्य दिवसों में निपटा सकता है, तो जो हमारे बैंकर्स की 9 साल पुरानी समस्या है उसका निपटारा वो क्यों नहीं करते। उन्हें तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख क्यों दी जा रही है। इसकी बैकग्राउंड में जाएं तो ये डिसीजन जो होना है ये कोई नया नहीं है। बैंकर्स, जो हमारे वरिष्ठ बैंकर्स हैं, पेंशनर्स हैं, वो पिछले 25-30 साल से इसके लिए लड़ रहे हैं। पहले बैंकों से लड़ाई लड़ी, बैंकों के मैनेजमेंट से लड़ाई लड़ी। जब वहां कुछ नहीं हुआ तो कुछ हमारे वरिष्ठ साथियों, जिसमें 7 वरिष्ठ साथी थे, जिन्होंने निर्णय लिया कि हमें अब बैंक के भरोसे नहीं रहना है और न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास करके उनसे हमें निर्णय लेना है। तो 7 लोगों ने मिलकर 2016 में पेंशन अपडेशन के लिए केस फाइल किया। केस बहुत पुराना था, लेकिन 2016 में चलो कोर्ट के थ्रू हम, क्योंकि बैंक नहीं सुन रहे थे, बैंक का मैनेजमेंट नहीं सुन रहा था, इसलिए कोर्ट की तरफ देखा गया। ये केस 2018 से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में
2018 से पेंडिंग है और उस पे सिर्फ तारीख 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 ही लगती है। क्या बैंकर्स ने कुछ बुरा किया है? मेरे हिसाब से तो नहीं किया। और मेरे हिसाब से ही क्या, हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से, हमारे देश के नागरिकों के हिसाब से, जब से बैंकिंग इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1969, उसके बाद 1980, बैंकों में जो काम हुआ है उससे देश ने दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की की है। हम इतना आगे बढ़े, हमारी व्यवस्था इतनी आगे बढ़ी है, उसमें बैंकर्स का इतना बड़ा योगदान है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। खैर, बहुत ज्यादा पुरानी बातों में नहीं जाएंगे। हम अभी इसी गवर्नमेंट से शुरुआत करते हैं। जब पहली बार हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी बने थे, तो पहली बार जब 15 अगस्त को लाल किले से उन्होंने कुछ योजनाओं की शुरुआत की थी, उसमें एक बहुत ही बढ़िया योजना थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये स्कीम अपने आप में एक यूनिक प्रोडक्ट था, क्योंकि आप सबको याद होगा पूर्व के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था, पब्लिक मीटिंग में कहा था कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से 100 पैसे चलते हैं तो सिर्फ 15 पैसे ही उसके असली हकदार को मिलते हैं। मतलब जो जिसके लिए वह व्यवस्था की गई थी, सिर्फ उसे 15 पैसे ही मिलते हैं, बाकी 85 पैसे की लीकेज थी। उस लीकेज को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना लागू की गई। किसने की? हम बैंकर्स ने की ना। दिन रात हम लोग गए, गांवों में गए, अलग अलग जहां जो जिनको बैंक के बारे में कुछ नहीं पता था, जिन्होंने कभी खाता तक नहीं खुलवाया था, बैंक में आने की तो बात दूर है, वहां उनके गांव में जा जाके खाते खुलवाए। आज 50 करोड़ से ऊपर खाते हैं उसमें। और प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, बताते हैं कि बैंकर्स ने कितना बढ़िया काम किया। 50 करोड़ खाते खुलना कोई आसान काम नहीं है, ये बैंकर्स ने ही करके दिखाया है। आज प्रत्येक नागरिक बोल सकता है, अगर मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने या किसी मुख्यमंत्री ने अपनी किसी भी विकास योजना का कोई भी पैसा, अगर 100 पैसे भेजे हैं तो 100 पैसे उसके खाते में जमा होते हैं। वो 85 पैसे जो गायब होते थे वो गायब होना बंद हो गए। तो बैंकर्स ने काम करके दिखाया है, और ये प्रधानमंत्री जी ने खुद माना है, विभिन्न मंचों पे माना है, बैंकर्स को अप्रिशिएट किया है, वित्त मंत्री जी ने किया है, मंत्रिमंडल के अध्यक्ष सदस्य हैं, उन्होंने समय समय पर अप्रिशिएट किया है। लेकिन जब देने की बात आती है, बैंकर्स को फैसिलिटी की बात आ जाती है, तब इफ एंड बट शुरू हो जाते हैं। क्यों भाई? क्या बैंकर्स का कोई राइट नहीं है? कोरोना के टाइम में बैंकर्स ने अपनी जान गंवाई, किसी ने प्रोटेस्ट किया? किसी बैंकर ने प्रोटेस्ट किया कि हमारे इतने साथी मर गए? वो भी तो हमने देश सेवा की ना, सभी ने की, हमने भी की जो हमसे हो सकता था। ब्रांचें खोली, हम लोग ब्रांचों में आए, मास्क लगा के आए, सब कुछ करके आए, लोगों को सेवाएं दी ताकि कोई पैनिक ना फैले। हर चीज में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। प्रधानमंत्री की जितनी योजनाएं हैं, जिले राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जितनी योजनाएं हैं, बैंकर्स ही उसको इंप्लीमेंट करता है। इंश्योरेंस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम इंश्योरेंस भी बेचते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम स्वनिधि योजना, अभी नई शुरू हुई पीएम विश्वकर्मा योजना। तो हम तो लोगों की सेवा कर रहे हैं। चाहे गवर्नमेंट हमें आदेश देती है, हम उसका पूरी तरह से पालन करते हैं, बिना इफ एंड बट के सभी को देते हैं। और बैंकों के बारे में एक कहावत है, शायद आप लोगों में से किसी ने सुनी भी होगी
कि अगर कोई बीमार होता है तो उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो डॉक्टर और हॉस्पिटल वालों का तो ये बुरा ना माने, लेकिन एक ये हकीकत है कि डॉक्टर और हॉस्पिटल का काम तो तभी चलेगा जब कोई बीमार होगा, अदरवाइज वो तो खाली बैठ जाएंगे। पुलिस, वकील या जजों का काम तो तब चलेगा जब डिस्प्यूट होगा, आपस में लड़ाइयां होंगी, तभी उनका काम चलेगा। उसमें कोई पॉजिटिवनेस तो है नहीं, नेगेटिव ही है। लेकिन बैंकर्स हमेशा ही नेगेटिव बात नहीं सोचता है, हमेशा पॉजिटिव ही सोचता है, नेगेटिव तो सोचता ही नहीं है। पॉजिटिव क्या सोचता है कि हमने किसी को लोन दिया तो हम दुआ करते हैं, हम उसको उसके बिजनेस में हम पार्टनर हैं, हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, तरक्की करे, ताकि वो अपना और अपने परिवार का खर्चा चलाए, लोगों को रोजगार दे, और साथ में बैंक से जो पैसा लिया उसको ब्याज समेत वापस करे। हम किसी को एजुकेशन लोन देते हैं, दुआ करते हैं कि पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने, अच्छी नौकरी लगे, अच्छा व्यापार करे, स्टार्टअप करे, स्टैंड अप करे। हम उसके बारे में बुरा नहीं सोचते, अच्छा सोचते हैं, ताकि वो अच्छा करेगा तो अपना लोन भी उतारेगा और हमें ब्याज से ही वापस करेगा। घर के लिए लोन देते हैं, अपने कार के लिए लोन देते हैं, ताकि समाज में उसकी रेस्पेक्ट बढ़े, ऊंचा आदमी बने, बड़ा आदमी बने। तो बैंकर की सोच तो ये है कि पॉजिटिव है, हमेशा वो पॉजिटिव सोचता है, कभी नेगेटिव नहीं सोचता। हर एक की कोशिश करता है। बैंक में जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो रिटायर्ड हैं या दूसरे जिनके आय का साधन बहुत ज्यादा नहीं होता है, उनके पैसा रख के उनको ब्याज भी देता है, वहां भी हम पॉजिटिव ही बात करते हैं। तो बैंक नेगेटिव नहीं है, लेकिन बैंकों की बात सुनी नहीं जाती। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। हमारे वरिष्ठ, जो मैं बता रहा था आपको, 7 साथियों ने 2016 में केस किया कि हमारी बैंकर्स की, वरिष्ठ नागरिकों की, पेंशनर्स की, हमारी जो पेंशन है उसको अपडेट करते रहे। ये कोई गलत चीज, क्योंकि बाकी जगह मिल रही है, जहां भी पेंशन होती है वहां उनकी वेज रिवीजन के साथ पेंशन भी अपडेट हो जाती है, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। लेकिन बैंकर्स के साथ नहीं होता ये, क्यों? अब बैंकर्स तो ऐसा, मैंने कहा ना, हम तो इतने शरीफ लोग, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि हम तो धरना भी देते हैं तो हमारी आवाज किसी के खिलाफ नहीं निकलती है। हमें कभी, आपने हमारी सभा में देखा होगा, कभी किसी प्रधानमंत्री, मंत्री या उसके खिलाफ कभी हम आवाज भी नहीं उठाते हैं। हमारी कम्युनिटी ऐसी है, इतनी प्यारी कम्युनिटी है कि हम प्यार से ही बोलते हैं, लड़ाई झगड़े वाली बात ही नहीं करते। वरना जैसे ये पहले केस में किया, कनॉट प्लेस में जाके पूरा हुड़दंग मचा दिया, पूरा मीडिया आ गया। हमारे धरने में तो मीडिया भी नहीं आता है, मीडिया को रिक्वेस्ट भी करते रहते हैं तो भी कहता नहीं नहीं, तुम लड़ाई झगड़ा तो करते नहीं हो, गाली वाली तो देते नहीं हो, तो क्यों आएंगे तुम्हारी में? उनको तो चाहिए वो। सोशल मीडिया भी, कोई भी हमारी बातों को नहीं उठाता है, तभी हम लोग तरस रहे हैं कि शायद हमारा भी कभी दिन आएगा। नहीं आ रहा, 9 साल से वेट कर रहे हैं, कोर्ट के डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चल रही है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम भी इसी तरह हंगामा करें, इसी तरह जाके कनॉट प्लेस में अपनी बातों के लिए पूरा रोड जाम कर दें, गालियां दें, पुलिस के साथ में बदसलूकी करें, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम बैंकर हैं, एक डिग्निफाइड लाइफ जिए और आगे भी उसी तरह जिएंगे। अगर हमारी बातों को, हमारे जेन्युइन हक को आप देना चाहते हैं तो जल्दी निर्णय लें और जल्दी इस पे कुछ फैसला दें। दोस्तों, ऐसा नहीं है
कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय या आईबीए, इन्हीं के हम मारे हुए हैं। हम तो अपनी यूनियनों के भी मारे हुए हैं। 2012 में वेज रिवीजन के टाइम पे एक निर्णय हुआ कि बैंकर्स की पेंशन ना बढ़े, इसके लिए एक स्पेशल पे का प्रोविजन किया गया। बेसिक पे को नहीं बढ़ाया गया, बल्कि उसकी जगह स्पेशल पे दिया गया। सभी को मालूम है, बैंकर्स को तो मालूम है क्योंकि वो तो भुक्तभोगी है। लेकिन उसमें जो वर्तमान में जो कार्यरत बैंकर्स हैं उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें तो स्पेशल पे डीए, सीसी जो भी मिलना सब मिल रहा है। उसका नुकसान सिर्फ बैंक पेंशनर्स को हुआ, क्योंकि जब पेंशनर की गणना की गई तो वो स्पेशल पे को उसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया, क्योंकि एक गाइडलाइन है कि 50% से कम आप पेंशन दे नहीं सकते। तो उन्होंने कंपोनेंट ही अलग कर दिया, बेसिक से अलग कर दिया, ताकि इस पे कोई विवाद ना हो और पेंशनर्स को पेंशन कम मिले। और उस 2012 के बाद जो भी रिटायर हुए साथी हैं उनको उनका हक नहीं मिला, स्पेशल पे पेंशन नहीं मिली। उसके लिए भी हमने कोर्ट में डाला हुआ है। बैंकर्स को भी विनती करते हैं, हमारी यूनियंस है जो नागरिकों, जो वर्तमान एम्प्लॉय की है, उनसे भी कहा गया, आईबीए से भी कहा गया, पर कोई निर्णय नहीं, पेंशन पे कोई निर्णय नहीं, उनको अलग थलग कर दिया गया। आज पेंशनर भी बैंक एम्प्लॉय जो है उसके मुकाबले में लगभग उतने ही पेंशनर, अगर 8-9 लाख बैंक एम्प्लॉय है तो 7 लाख के आसपास पेंशनर भी हैं। तो संख्या के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी वरिष्ठ पेंशनर्स की बात सुनने वाला कोई नहीं है। अब इसी निर्णय में जो केस किया गया था 7 लोगों द्वारा, उसमें बेचारे 3 लोग तो भगवान को प्यारे हो गए, और जो 4 बचे हैं वो भी 85 से 92 साल की उम्र में हैं। भगवान ना करे उनका बुलावा भी कभी आ सकता है। तो क्या सभी लोग ये चाहते हैं कि वो भी चले जाए ताकि केस बंद हो जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ी तो ह्यूमैनिटी रखिए बैंकर्स के प्रति, पेंशनर्स के प्रति, वरिष्ठ बैंकर्स पेंशनर के प्रति। कहां जाएंगे अगर वो कोर्ट भी इस तरह से डिले करेगा तो कहां जाएंगे? बैंक ने किनारा कर लिया, यूनियनों ने किनारा कर लिया, वर्तमान यूनियनों ने, तो कोर्ट ही तो बचा ना एक। आज हमारे पेंशनर कोई 70 साल, 75 साल, 80 साल के हो चुके हैं, और बहुत से आगे हो सकता भगवान को प्यारे हो जाए, और ये जो निर्णय कभी आएगा जो उसका कुछ लाभ उन्हें मिले ना मिले, लेकिन ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। लड़ाई शांतिपूर्वक जैसा कि करते आए हैं। मेरा एक और अनुरोध है, जो हमारे वर्तमान कर्मचारी हैं, शायद उन्हें आज नहीं फर्क पड़ रहा, आज उन्हें जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो रिटायर होंगे, कोई 2 साल बाद, कोई 5 साल बाद, कोई 10 साल बाद, तो उन्हें भी इसी लाइन में खड़ा होना आगे। तो आज अगर ये जो 70 से 92 साल के लोग लड़ रहे हैं, या 65 से 92 साल के लोग लड़ रहे हैं, ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये अपने लिए लड़ नहीं रहे हैं। हो सकता है इनमें से धीरे धीरे सब भगवान को प्यारे होते जाएं। ये लड़ रहे हैं आप लोगों के लिए, जो अभी आप एम्प्लॉई हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, यूनियनों से भी अनुरोध है कि हमें अलग थलग ना करें और हमारे लिए भी लड़ाई लड़े, क्योंकि आईबीए जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन है या यूनियन है, उनको नहीं बुलाता है। जब भी कोई भी वेज रिवीजन होता है तो सिर्फ उन्हीं यूनियनों को बुलाया जाता है जो वर्तमान एम्प्लॉय की यूनियनें होती हैं। तो हमें अलग थलग ना करें, हमें साथ लेके चलें
और क्योंकि सभी को इसको भुगतना है, आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद। और ये कोई डिमांड हवा में नहीं आई है, ये जो बाकी लोगों को मिल रहा है वही हक मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर जो इसका खर्चा होगा वो ना गवर्नमेंट को देना है, ना बैंकों को अपना प्रॉफिट से देना है, बल्कि जो हमारा पेंशनर का फंड है, जो पुल अकाउंट है, उसी का ब्याज इतना हो जाएगा कि अपडेशन हो जाए आराम से। हमें किसी से नहीं चाहिए, हमें अपने फंड से ही चाहिए पैसा। वो फंड ही इतना है कि हम लोगों को हमारी पेंशन अपडेट होके हमें आज के वातावरण में अपने को जीने का हक मिल जाए। और ये जरूरी भी है। जो 15-20 साल पहले कोई रिटायर हुआ है, उसकी पेंशन उस समय के हिसाब से निर्धारित हुई है, और आज 15-20 साल में खर्चे बढ़ गए हैं, और उम्र के साथ साथ मेडिकल के खर्चे ज्यादा बढ़ते हैं, वो बढ़ गए हैं। तो वो कैसे सरवाइव करेगा? और आप चाहते हैं कि वो अपने बच्चों से मांगे इसके लिए? नहीं। जब भारत की अर्थव्यवस्था में उसको बढ़ाने में, उसको 10वीं इकोनॉमी से 4थी इकोनॉमी में लाने में सभी बैंकर्स ने पूरा योगदान दिया है, तो उनका भी हक है कि उन्हें अपना हक मिले। तो मैं चाहता हूं सभी से कि हम लोगों की मदद करें। कोर्ट के अंदर तारीख पे तारीख ना मिले, और हमारे फेवर में एक अच्छा डिसीजन आए, जिससे सभी वरिष्ठ बैंकर्स अपनी पेंशन का लाभ उठा सके अपने इसी जीवन में। धन्यवाद। आप सबने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो इसको इतना फैलाएं कि सुप्रीम कोर्ट तक, एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों तक इससे पहुंच जाए, और वो एक निर्णय लेने में तुरंत कार्रवाई करें। धन्यवाद।